हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री अगर हमें जानना है तो हमें अपने चारों ओर देखना होगा कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है। केमिस्ट्री जो है हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि जो ये हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है मैम, या हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं कुछ रिलेट कर रहा है। क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आता है जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जब हमें ये पता रहता है कि हाँ भाई इसका हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो हमें उसमें जो है पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सीधा सा है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे चारों ओर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी केमिस्ट्री है। जैसे कि अभी हम लोग घर साफ़ करते हैं तो घर साफ़ करने के लिए जो क्लीनिंग एजेंट लेते हैं वो क्या है, डैट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन से बना हुआ क्लीनिंग एजेंट है, तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री है। हम लोग साबुन का यूज करते हैं सब हाथ धुलने के लिए, नहाने के लिए, तो जो साबुन बना है तो इसमें भी केमिस्ट्री है। इसी तरीके से हम लोग खाने पीने के जो चीज़ें यूज करते हैं तो इसमें भी केमिस्ट्री है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं या हमने लोअर स्टडी में भी पढ़ा है कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये इस खाने बनाने की प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें भी एक केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू खाना पेड़ अपना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। सो ऑल दिस इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री। So first of all, we will define what is chemistry. So please open your notebook, write down the definition of chemistry. We can write chemistry is a part of everything in our lives. तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों को हुआ होगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग जो दवाई खाते हैं वो भी क्या है, एक जो दवाई जो मेडिसिन बनी है वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनी है, जिससे कि हम सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब आगे से कोई ये नहीं कहेगा कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंस है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रिटन आई हैव ऑलरेडी रिटन केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होती है। तो जैसा कि इस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक या एक से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस है जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं केमिकली, और उस रिएक्शन से कोई एक या एक से ज़्यादा अधिक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन से एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है, एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, a process in which one or more substance the process in which one or more substance the reactant are converted to
one or more different substances the product substances are either chemical elements or compound. Substances are either chemical elements और compounds. तो सीधा सा है, इसको हमें लोगों को लर्न नहीं करना है, डेफिनेशन को समझना है और फिर अपने वर्ड्स में लिखना है. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो उनके केमिकल रिएक्शन से एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस या डिफरेंट काइंड का सब्सटेंस बनता है, जिसे कि हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं. ठीक है. अभी ये सब्सटेंस जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? दे मे बी अ केमिकल एलिमेंट और अ कंपाउंड. वो केमिकल एलिमेंट के रूप में भी हो सकते हैं और कंपाउंड के रूप में भी हो सकते हैं. सो अभी हम लोग को क्या देखना है? इसका एक एग्जाम्पल देखना है. एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है. तो इसका पहला एग्जाम्पल है वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन react with oxygen, it forms, क्या बनाता है? वाटर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं. सिमिलरली व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन react, it form carbon dioxide. ठीक है. तो अभी सभी को समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है? सभी को समझ में आ गया? ठीक है. तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है? ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है. तो इसका पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसे डिटेल में बता रही हूँ. तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द सिंबॉलिक representation of chemical reaction in the form of किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूले. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, जिससे कि केमिकल रिएक्शन जो है हम सिंबॉलिकली उसे जो है रिप्रेजेंट कर सकें, जिससे कि केमिकल रिएक्शन को हम ईजिली पढ़ सकें. एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि केमिकल रिएक्शन को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं.
अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, केमिकल इक्वेशन का हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था, आप लोग फिर से देखो। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था, हम लोगों ने ये लिखा था व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, ये बहुत ही लेंथी था और इतना इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है कि जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये प्योर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर हम इस तरीके से लिख रहे थे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, सिमिलरली हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन reacting with oxygen to form the carbon dioxide. So all these informations are absent there. Okay, so what we have to do, that is why we have invented this chemical equation. तो chemical equation क्या है, ये एक symbolic representation है जिससे कि हम easily किसी भी chemical reaction को represent कर सकते हैं। ठीक है, और हमें chemical equation से कई सारी information मिल रही हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एटम्स पता चल जाते हैं। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई जो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसमें कहीं सनलाइट की तो ज़रूरत नहीं है। कभी क्या होता है केमिकल रिएक्शन में प्रेशर की आवश्यकता होती है, कभी लाइट की, हीट की, तो डिफरेंट तरीके की चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हीट की आवश्यकता होती है तो हम एरो के ऊपर डेल्टा बना देते हैं। अगर प्रेशर की आवश्यकता होती है तो हम लिख देते हैं एरो के ऊपर कि 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से अगर सनलाइट की होती है तो एरो के ऊपर सनलाइट लिख दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग को ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोडक्ट में जो चीज़ बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है, वो गैसियस फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन ही देता है। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन लिखने से हमें कई सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है केमिकल रिएक्शन लिखने का। सो वी आर गोइंग टू टेक अ एग्जांपल। जैसा कि हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में लिखा, रिएक्शन में लिखा था हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन को H2 प्लस O2 एरो बना दिया, गिव्स आउट H2O। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमें क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। तो अभी हम लोग को धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे कि हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्टेंट में है, कितने प्रोडक्ट में, वो आगे की चीज़ है जो कि हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग को फ़िलहाल ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो इसमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ लिखी हुई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में जो मिलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। समझ आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होती है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक एरो रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रोडक्ट की तरफ होता है। अभी क्या है कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा एटम्स हैं, एक जो कि कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट में या फिर मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, तो उनके बीच में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, प्लस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि केमिकल रिएक्शन लिखते समय जो है हमें कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हीट की आवश्यकता तो नहीं है। तो अगर हम हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किससे करेंगे, डेल्टा से। अगर हमें प्रेशर लिखना है तो प्रेशर के लिए हम लोगों का क्या रहता है कि हम एरो के ऊपर लिख देते हैं 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से अगर सनलाइट या लाइट का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एरो के ऊपर लिख देते हैं सनलाइट।
तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि हाँ भाई ये रिएक्शन सनलाइट की वजह से हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर गैस मिल रही है तो अपवर्ड एरो का यूज करते हैं। अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो हम लोग किस एरो का यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसे ब्रैकेट में स्मॉल एस से लिखते हैं। अगर लिक्विड है तो उसे हम ब्रैकेट में स्मॉल एल से लिखते हैं। इसी तरीके से अगर एक्वस फॉर्म में है तो उसे हम लोग ब्रैकेट में ए क्यू से लिख देते हैं। एक्वस फॉर्म क्या होता है, एक्वस फॉर्म वो फॉर्म होता है जब कोई भी केमिकल है जो है, कोई भी एटम या कोई भी केमिकल है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो वो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसे हम लोग एक्वस बोलते हैं। लेकिन उसका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, कोई भी केमिकल जिसका सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन हमें क्यों ज़रूरी है, हमें लिखना है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सभी बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए भी जो है हमारे पास कई सारे स्टेट्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है एग्जैक्टली कि नहीं हुई है। तो राइट डाउन हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। Chemical reactions can be determined chemical reaction can be determined with the help of any one of the following observation. मीन्स क्या हुआ कि अगर इसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई है। अब कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें देखने को मिलती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर उसमें गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है और प्रोडक्ट में जो है गैस इवॉल्व हो रही है। इसका एक सिंपल सा आप एग्जांपल भी मैं दे रही हूँ आपको, जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगा। जब भी जो है जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो आप लोग लिख सकते हो, प्लीज़ राइट इट डाउन। इसका एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। क्या देता है, गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, क्लियर करनी है कि इसमें लिखा है ना, रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखी है उसमें जो है पानी भी मिला हुआ है, तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, मीन्स उसमें वाटर इन्वॉल्व है। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, डाइल्यूट हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का एग्जैक्टली मेथड क्या होता है कि हाँ भाई एसिड लिया, उसमें पानी डाल दिया, वो डाइल्यूट हो गई। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दूध है, दूध में पानी डाल दिया, वो हो गया पतला। ऐसा एसिड के केस में नहीं होता। अगर आप ऐसा करोगे देन जो है ये आप इंजर्ड हो सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मेथड क्या है कि आपको जितना पानी
से किसी एसिड को डाइल्यूट करना, उतना पानी आप ले लो पहले, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते रहो, लगातार उसे स्टर करते रहो, चलाते रहो। तो इस तरीके से डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि डाइल्यूट एसिड कैसे मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब देखो इसे किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। जिंक इस ब्रैकेट में ऐसे मीन्स सॉलिड, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है H2SO4, ये किस फॉर्म में है, एक्वस। एक्वस यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्वस फॉर्म में। समझ में आ गया कि एक्वस फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। अभी ये क्या दे रहा है, ZnSO4, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, प्लस H2 किस फॉर्म में दे रहा है, गैस। तो एरो कैसा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर हमने इतना लिख दिया है, सिर्फ हमने ये इक्वेशन लिख दी है, सपोज करो हमने और कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमने ये इक्वेशन लिख दी है कि Zn ब्रैकेट में S प्लस H2SO4 ब्रैकेट में एक्वस, फिर गिव्स आउट, ये एरो जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स आउट ZnSO4 मीन जिंक सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, जी मतलब गैस के फॉर्म में, और इसका एरो कितना है, अब बर्ड है। तो इसमें आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा केमिकल इक्वेशन से ही, जैसा कि केमिकल इक्वेशन दे रखी कि जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब हो गया मैम कि इसमें पानी मिला हुआ है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इसी तरीके से जो ZnSO4 हमें प्रोडक्ट में मिला है, तो वो क्या मिला है हमें, ZnSO4, तो इसमें भी क्या इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी सेकेंड क्या स्टेट, सेकेंड स्टेट क्या हो सकती है इसकी, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी चेंज इन टेम्परेचर का भी हम एक अच्छा सा एग्जांपल आपको बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर से भी जो है हम लोग बता सकते हैं। सीधा सा है, आप लोगों ने कभी भी क्विक लाइम को वाटर में डाला है, जो चूना होता है जिससे पुताई होती है, वाइट वॉश होता है, उसे जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक जो है टेम्परेचर जो है बकेट का क्या हो जाता है, थोड़ा सा बकेट गर्म हो जाता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि जब भी हम लोग चूना जो होता है जिसे हम लोग केमिकली किस नाम से बुलाते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, और इसको जब पानी में डालते हैं तो जिस बकेट में पानी है उसमें हमने चूने को डाला, तो वो एकदम से जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने पर हीट को इवॉल्व करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे कि क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बकेट हल्का सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया ना। टेम्परेचर पहले नॉर्मल वाटर था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गया। तो इसको हम लोग अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो इससे भी हमें ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ भैया वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो राइट डाउन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में हो रही है केमिकल रिएक्शन, बिटवीन क्विक लाइम, क्विक लाइम मीन्स जो चूना हम लोग जिससे वाइट वॉश करते हैं, विद वाटर, वाटर के साथ क्विक लाइम का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। is characterized by a change in
टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इस केस में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है? तो इस केस में क्या हो रहा है, विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। देखा ना आप लोगों ने, आप लोग अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जब घर में पुताई होती है, वाइट वॉश होता है, तो जो चूने का यूज़ होता है उसको आप पानी में डालो तो क्या होगा, एकदम से जो है पानी का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सेकेंड स्टेज इसका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज वी विल डिस्कस। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमने आपको बताया था, इसका एरो कैसा होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन के लिए एरो कैसा होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन के लिए एरो कैसा होता है, अगर डाउनवर्ड एरो है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। तो जब केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। और वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका मिलता है, बैरियम सल्फेट का मिलता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट इट डाउन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड, किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड, किसके बीच में हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड, और किसके बीच में हो रहा है, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इज कैरेक्टराइज्ड by the formation of कौन सी चीज बन रही है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और किस चीज़ का वाइट प्रेसिपिटेट है, बैरियम सल्फेट। किसका है, बैरियम सल्फेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड की कराते हैं तो हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब क्या है कि जब ये केमिकल रिएक्शन हुई तो टेस्ट ट्यूब में नीचे जो है इनसॉल्युबल फॉर्म में वाइट कलर का मिलता है सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, तो इसे केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से लिखेंगे, जो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप लोग यही कहोगे कि मैम पूरा इतना क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख दो, हम समझ जाएंगे, फिर आप यही बोलोगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी आप लोग ये बोल दो। तो ये क्या बन रहा है, BaSO4 किस फॉर्म में है, सॉलिड, और किस फॉर्म में, PPT। इसे हम लोग इस एरो से भी डिनोट कर सकते हैं, +2HCl, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस में। अब फिर से हम लोग ज़रा इसे एनालाइज कर लेंगे कि इस इक्वेशन को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं।
BaCl2 किस फॉर्म में है? एक्वस में। जैसा कि हमने बताया, तुम्हें लिखवाया कि बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि हाँ मैम आपने सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख दी है, इसी से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये लिखने की ज़रूरत ही क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं? तो सीधा सा है कि बैरियम क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, बैरियम क्लोराइड किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। इसी तरीके से H2SO4 क्या है? एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। अभी इसके दोनों के रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? BaSO4। BaSO4 ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और ये क्या है? प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये जो है टेस्ट ट्यूब की तली में बैठ जाता है, ये पानी में घुलता नहीं है। और क्या मिल रहा है? HCl मिल रहा है, जो कि किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स इसका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर है तभी भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। नाउ चेंज इन कलर। इसके बाद फोर्थ क्या है? चेंज इन कलर। राइट इट डाउन। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए इसका एग्जांपल देख लो कि जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के बीच में, तो हमें क्या मिल रहा है? सॉरी, तो हमें क्या मिल रहा है? पर्पल कलर जो था वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन कलर में क्या है? when the chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized in change in color form purple to colorless। मतलब पर्पल कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो किस में चेंज हो रहा है? कलरलेस हो रहा है। तो इस तरीके के फॉर्मेशन अगर कलर का चेंज हो रहा है तभी भी हम लोग कह देंगे कि मैम केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, भाई कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लिख लो। The chemical reaction between किसके बीच में हो रहा है? Between citric acid and purple color कौन सा है पर्पल कलर का? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन is characterized change in color from purple to colorless। मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में अगर हम सिट्रिक एसिड डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पहले क्या था? पर्पल कलर का था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया वो किस कलर का हो गया? किसी भी कलर का नहीं, वो कलरलेस हो गया। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ। तो चेंज इन कलर हुआ मतलब क्या हुआ भैया? केमिकल रिएक्शन तो हुई ही हुई है, उसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी फिफ्थ स्टेट क्या है? चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चेंज इन स्टेट का मतलब क्या? अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाए। इस तरीके से अगर चेंज इन स्टेट है तो ये भी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं। द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। सिंपल सा है, ये बहुत इजी एग्जांपल है कि तो सभी लोग घर में मोमबत्ती जलाते हैं
तो जब भी मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या हो रहा है, कंबस्शन रिएक्शन हो रही है। कंबस्शन जहाँ पर भी आ जाए मतलब कि वहाँ पर हीट इन्वॉल्व है, ठीक है। जब भी वैसे तो कैंडल जब तक नहीं जलाया वो वैसी की वैसी ही है ना, लेकिन जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तभी तो वो जलती है। और वो सॉलिड जो कैंडल है, कैंडल का जो बैक्स है जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज किस में हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और उसमें से एक गैस भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हो ना कैंडल के ऊपर अगर आप कुछ भी रख दो तो ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन स्टेट हो रहा है। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड एंड गैस में। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, बहुत ईजी है। द कंबस्शन reaction of candle wax is characterized by the change in state, is characterized by the change in state किसमें, from solid to liquid and गैस, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम लोग बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, और हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन की फटाफट बैलेंस हो जाए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे एग्ज़ाम में, और हम बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर लें केमिकल इक्वेशन और सारे मार्क्स गेन कर लें, ठीक है। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो एक बार हम लोग ज़रा सा समरी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। तो ये कौन सा किस पे बेस्ड चैप्टर है, केमिस्ट्री पे बेस्ड चैप्टर है। तो मैम हमने केमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन भी बता दी है मैम, हाँ बता तो दी है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में चारों तरफ केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो ये भी पता चल गया हम लोगों को भी केमिकल रिएक्शन है क्या, किस बला का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा अधिक सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनसे क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये सब्सटेंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये केमिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने भाई केमिकल रिएक्शन भी समझ ली। अब केमिकल रिएक्शन समझने के बाद हम लोग को केमिकल इक्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी मैम, हाँ ये भी बात है। तो इसलिए जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जिसमें हम लोग सिंबल्स का फार्मूले का यूज करते हैं, जिसमें केमिकल इक्वेशन ही हमें बताती है कि जो रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है कि प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि हमें केमिकल इक्वेशन से और भी तो चीज़ें मिल रही हैं, पता चल रही हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन हो रही है इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है कि इवॉल्व हो रही है, और जो ये केमिकल इक्वेशन हो रही है इसमें प्रेशर के थ्रू हो रही है कि सनलाइट के थ्रू हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी हमें केमिकल इक्वेशन के थ्रू मिल जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केमिकल इक्वेशन के थ्रू मिलती है वो ये कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने यूज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में कितने हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है
कि ये सब तो पता चल गया मैम, लेकिन केमिकल रिएक्शन हुई है ये कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी डिफर दैट केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन हुई है इसके लिए भी भाई ये पता लगाने के लिए कई सारे स्टेट हमें पता चल गए, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर चेंज इन टेम्परेचर है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है तभी भी केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर है तभी भी केमिकल रिएक्शन हुई है, या चेंज इन स्टेट है तभी भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अभी जो है हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इसे हम लोगों को रिवाइज करना है और समझना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो होगा बैलेंस, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए